बीजेपी 55 सीटों पर आगे और एनसीपी अजीत दादा पवार वाली 6 सीटों पर आगे चल रही है। ये पुणे का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। पुणे में बीजेपी गठबंधन को सीधे तौर पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 55 सीटों पर यहां आगे। बिल्कुल, पुणे में कुल सीटें 165 हैं और बीजेपी आगे दिख रही है। अब 29 में से 25 नगर निगम में अभी बीजेपी आगे चल रही है। पूरे महाराष्ट्र नगर निकाय के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें सांगली है, कोल्हापुर है और कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिल रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है। वसई विरार में और मालेगांव में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। 29 में से 25 नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है और बाकी कोई नहीं है। आकुश श्रीवास्तव जी, मैं चाहूंगी कि आप इस पे कमेंट करें और पिंपरी में भी एक जल्दी से अपडेट दे दें। बीजेपी गठबंधन आगे चल रही है, चाहे ठाणे हो, पुणे हो, मुंबई हो, नागपुर हो, नासिक हो, ये जो 5 नगर निगम, 5 प्रमुख नगर निगम है, बीजेपी आगे चल रही है। देखिए, सबसे पहली तो ये खबर जो आप काफ़ी देर से चला रहे हैं कि बीजेपी सैकड़ा पार कर चुकी है, वो है। वो भी तब जब अभी लगभग 50 सीटें का कोई हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि 112, 13, 14 जो भी है, हाँ, 181 सीटों पर अभी तक रुझान है। हाँ, वो हम दिखा रहे हैं। हाँ। नहीं, 181 है तो मतलब 1927 हो गया, तो हाँ। 40 सीटों पर लगभग आना है, अभी आना है, बल्कि और ज़्यादा, तो वो उसी के आसपास है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस हालात में बहुत मुश्किल है कि बीजेपी या गठबंधन को रोक पाना। हाँ, रणनीति किसने क्या की, गलत की, सही की, लेकिन बैकफायर बहुत हो रहा है। अब ये एकदम से अचानक जब चुनाव आयोग का आ गया है मामला कि ये तो स्याही हम लोग 11 से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब क्या बचा है कहने के लिए। इस पूरे चुनाव के जो सबसे अजीबोगरीब चीज़ है, वो कोई पार्टी हो, मैं जब बहुत साफ कह रहा हूँ, कोई पार्टी हो जी, उसकी नज़र बीएमसी के 75,000 करोड़ पर ही नहीं है। हाँ, उसकी नज़र ये जो योद्धा जिनको आप तैयार कर रहे हैं, खास तौर से मुंबई और कलकत्ता की यही रणनीति रही है, उसके जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी नज़र होती है, जो लगभग मुंबई के 3 लाख करोड़ रुपए की वसूली होती है इसी बहाने। वो हम ऐसे मकान मालिक किराएदारों से होती है जो बिल्कुल सही बात है सर। 75,000 करोड़ की गद्दी है, इतना जबरदस्त बजट है कि वो कई छोटे राज्यों के बजट के बराबर पड़ता है। और हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले मौजूद हैं। अठावले जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त जो टैली हमारे सामने है उसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे का गठबंधन महायुति लगातार बढ़त बनाए हुए है। बीएमसी में अगर इस बार महायुति का मेयर बनता है तो निश्चित तौर पर इतिहास बदलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह आपके हिसाब से क्या है? हाँ, तो ऐसा है कि अभी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव और बाकी के जो 29 टोटल महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर चल रही है। और आप लोग जानते हैं कि 2014 से नरेंद्र मोदी साहब जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से मतलब बीजेपी बहुत बड़ी स्ट्रांग पार्टी बन गई है, नंबर 1 की पार्टी बन गई है। और मोदी जी ने विकास का एजेंडा सामने रखा, हर राज्य का, चाहे वो राज्य में किसी पार्टी की भी सरकार हो, लेकिन हर राज्य को मदद करने का प्रयत्न उन्होंने किया। और महाराष्ट्र में मतलब जब उद्धव ठाकरे जी की भी सरकार थी, तब भी महाराष्ट्र के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने पैसा दे दिया था। और मुंबई का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, मेट्रो हो गई है, झुग्गी झोपड़ी लोगों को पक्का मकान बिल्डिंग का मिल रहा है, कोस्टल रोड बन गया है और अनेक जो काम पूरे हो रहे हैं। इसीलिए मुंबई का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में बीजेपी और जो शिवसेना है और उसको आरपीआई का सपोर्ट था, तो हम मतलब यहाँ क्लियर मेजोरिटी में आएंगे और मुंबई का महापौर मतलब हमारा महायुति का बनेगा। उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे एक साथ आने से कुछ उनको फायदा दिख रहा है, लेकिन इतना फायदा नहीं होगा कि वो सत्ता में आ सकते हैं। और उद्धव ठाकरे इसलिए सत्ता में थे कि बीजेपी उनके साथ हमेशा रही है और हमेशा शिवसेना का मेयर रहा, बीजेपी का डिप्टी मेयर रहा। और 2012 से रिपब्लिकन पार्टी भी उनके साथ रही है, उद्धव जी के साथ। तो इसीलिए मतलब उनको सत्ता में मिली थी। राज ठाकरे को साथ में लेकर सत्ता मिलना संभव नहीं है और इसीलिए मुंबई में मतलब हमारा महायुति का मेयर बनेगा, मराठी भाषिक मेयर बनेगा। और मुंबई के जो वादे हमने किए तो आप कह रहे हैं कांग्रेस के साथ ना जाकर, अठावले जी आप ये कह रहे हैं कांग्रेस के साथ ना जाकर राज ठाकरे के साथ आकर गलती कर दी उद्धव ठाकरे ने?
हाँ मतलब राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे जाने से या राज ठाकरे को साथ में लेने से इतना फायदा उनको तो नहीं दिख रहा है। शायद और कांग्रेस पार्टी अलग हो गई है तो शायद कांग्रेस पार्टी के साथ भी रहते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अनेक महानगर पालिका में बीजेपी आगे जा रही है और वहाँ मतलब जो गठबंधन है, गठबंधन उनका कहीं है कहीं नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, डेवलपमेंट, ये हमारे मुद्दे हैं। हमारा मुद्दा वोट चोरी का नहीं है, हमारा मुद्दा दोबारा वोटिंग का नहीं है, हमारा मुद्दा है विकास का। और हम मतलब राजनीति कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे जो बीजेपी प्लस गठबंधन है वो भाग रहा है, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से पोस्ट कर दिया है। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा वोट चोरी के मुद्दे को उठाती है, राहुल गांधी उठाते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी जी और अपोजिशन को इतनी सीटें मिली लोकसभा में 2024 में, तब हमने ऐसा मुद्दा नहीं उठाया था कि उन्होंने वोट की चोरी की क्या करके। हमने ये मुद्दा उठाया था कि भाई संविधान के विषय पर इन्होंने लोगों को गलत फहमियां फैलाने का काम किया और इससे हमारा नुकसान हुआ। तो ये जब हमको सत्ता मिलती है तो बोलते वोट चोरी होता है। ये तो मतलब इनकी आदत जो है, आदत झूठ बोलने की है। इसीलिए वोट चोरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोबारा वोटिंग करने का किसी को अधिकार नहीं है। रामदास जी, और इस चुनाव में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये इस चुनाव में आपको सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? क्योंकि देखिए, एक होता है विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव। क्या लोकल मुद्दों पर जो लड़ा जाता है चुनाव, उसमें कितनी अपेक्षाएं रहती हैं, कितनी उम्मीदें रहती हैं और लोगों का समर्थन या जनाधार कैसे बढ़ पाता है? क्या चैलेंज रहा सबसे बड़ा? हाँ तो मतलब जो लोकल बॉडीज का चुनाव होता है, ये ग्रासरूट का चुनाव होता है, बस्ती बस्ती का चुनाव होता है, गली गली का चुनाव होता है। और वहाँ की जो समस्या है, पीने का पानी है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का विषय है, लाइट का विषय है, अपना रास्ते का विषय होता है, कनेक्टिविटी का विषय होता है। तो मतलब ये मुद्दों पर हमारे महायुति ने उनके सामने बहुत बड़ा अच्छा एक पैकेज रखा है। मुंबई में लाखों लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको पक्का मकान देने का, बिल्डिंग का मकान देने का स्कीम, SRE स्कीम के माध्यम से हमने बनाया है। और अगले 10 सालों में मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त होगी और हर आदमी को 300 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का और 400-450 फीट का बिल्डअप एरिया का मकान मिलेगा। यही मतलब हमारी सरकार का मेन उद्देश्य है। जो पुरानी बिल्डिंगें 40-50 साल की हुई है, जो 300-400 स्क्वायर फीट में रहते हैं। अब क्या बदलेगा रामदास आठवले जी? अगर मान लीजिए कि महायुति की जीत हो जाती है, बीजेपी का मेयर बन जाता है, तो क्या बदलेगा ये तो बताइए। क्योंकि एकनाथ शिंदे का जहां तक सवाल है तो वो तो शिवसेना का ही हिस्सा थे और इतने दिनों से BMC में शिवसेना का शासन था और तमाम तरह की कमियां, मुंबई में गड्ढे, समस्याएं, इसका तो अंबार लगा हुआ नजर आता। अब क्या बदलेगा? हाँ मतलब जो समस्या है, तो जो समस्या उद्धव ठाकरे जी और उनके मेयर नहीं कर पाए हैं, वो मुद्दे हम खाली उठाएंगे नहीं तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। मुंबई के रास्ते जहाँ खड्डे, उसको खड्डे मुक्त मुंबई बनाएंगे। जहाँ हर बस्ती बस्ती में नल से जल देने की हमारी स्कीम है, वो हम घर घर में मतलब नल दे देंगे। शौचालय जो 12 करोड़ बने हैं, उसमें जो मुंबई में भी कई बने हैं। लेकिन वो तो हमारा प्लानिंग है कि झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मतलब पक्का मकान देना है, चाहे वो मराठी भाषी को, चाहे हिंदी भाषी को, चाहे और कोई भी हो। मुंबई में रहने वाले हर एक आदमी को पक्का मकान देने का हमारा बहुत बड़ा एक काम है, लक्ष्य है। और बाकी के भी मैनिफेस्टो में भी आपका था। रामदास जी, आपकी शायरी सदन में अक्सर गूंजती रहती है, तो जो बीजेपी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, कुछ शायरी अगर हो जाए तो दर्शकों की पसंद है कि आप जुड़े हैं हमारे साथ। नहीं तो मतलब नहीं, उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे हमारे साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम तो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चुनाव में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी। सत्ता अभी हमारे हाथ में आ जाएगी सत्ता और उद्धव ठाकरे का कट हो जाएगा सत्ता। तो इसी तरह मतलब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जीत का सेहरा किसके सिर बांधेंगे आप?
अगर मान लीजिए महायुति की अभी ये जो रुझान हमें नजर आ रहे हैं ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो जीत का सेहरा आप किसके सिर बांधेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है महाराष्ट्र के अंदर तो उसमें देवेंद्र फडणवीस की सबसे बड़ी भूमिका है, मानते हैं आप? हाँ, तो मतलब इसमें नंबर 1 की भूमिका नरेंद्र मोदी साहब की होगी कि नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया जी। और नंबर 2 पर देवेंद्र फडणवीस जी है। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत ही ताकत से बीजेपी को और ऊपर उठाने का काम किया है। मुंबई में मतलब पूरे हर अनेक जगह पर जाकर उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो मुंबई का डेवलपमेंट अच्छा होगा। इसीलिए मतलब लोगों ने हमको साथ दे दिया है, लोग साथ दे रहे हैं और आखिर तक हमको क्लियर मेजोरिटी मिलेगी और उद्धव ठाकरे जी का जो करिश्मा का खत्म हो जाएगा और देवेंद्र फडणवीस का जो करिश्मा है ये करिश्मा महाराष्ट्र में चलेगा और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा साथ होगा। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और विकास का मॉडल ही इसी को ही आपने मैनिफेस्टो में भी किया है और अगर आप जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो ये विकास का मॉडल मुंबई के लिए देखने को मिलेगा।